RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए हम आपके सामने वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं, जिनमें हमने कक्षा 10 के लिए पहले चैप्टर केमिस्ट्री के, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, इसकी थ्योरी कंप्लीट आपके सामने प्रस्तुत कर दी है। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं इस चैप्टर के पाठ्य निहित प्रश्न यानी इन टेस्ट क्वेश्चन, जो आपकी एनसीईआरटी बुक के बीच बीच में, चैप्टर के बीच बीच में जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं उन्हें पाठ्य निहित प्रश्न कहा जाता है। और उसके बाद में चैप्टर की लास्ट में जो क्वेश्चन दिए हैं वो आपके अभ्यास के प्रश्न हैं। तो पहले हम आपके सामने इन पाठ्य निहित प्रश्नों को पूर्ण व्याख्या के साथ प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उसके पश्चात हम आपके सामने अभ्यास प्रश्नों को भी प्रस्तुत करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम पाठ्य निहित प्रश्नों को लेकर चले हुए हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या है। पहले प्रश्न में कहा गया है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो पहले प्रश्न में कहा गया है कि मैग्नीशियम को जलाने पर, जब हम उसको जलाते हैं वायु में, तो उसको साफ क्यों किया जाता है। यहाँ पर मैं इसमें एक बात और जोड़ रहा हूं कि मैग्नीशियम को जलाने पर क्या बनता है, इसके लिए रासायनिक समीकरण भी लिखिए। वैसे तो हमने यौगिकों के नाम, सूत्र, प्रतीक वगैरह के लिए आपको एक वीडियो प्रस्तुत की हुई है, जिसमें आयनिक यौगिकों का सूत्र के नाम से वो वीडियो हमने आपके सामने प्रस्तुत की थी। तो आप प्लेलिस्ट में से इस वीडियो को देख सकते हैं, वहां पर जाकर इसको छांटिए, देखिए कि यौगिकों के सूत्र किस प्रकार लिखे जाते हैं, क्योंकि आज की वीडियो में आपको इसकी बहुत अधिक आवश्यकता पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि मैग्नीशियम को जब हम वायु में जलाते हैं, मैग्नीशियम का प्रतीक होता है Mg, और वायु में मुख्यतः हम ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। वैसे तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक होती है, जो लगभग 78% होती है, लेकिन ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा 21% होती है। फिर भी जब भी हम वायु का जिक्र करते हैं तो वायु में हम सदैव ऑक्सीजन O2 का ही प्रयोग करेंगे। उसका कारण क्या है कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन उपस्थित होती है वो अक्रिय गैस होती है, जबकि ऑक्सीजन बहुत अधिक क्रियाशील गैस होती है। तो वायुमंडल में जब हम जिक्र करते हैं कि मैग्नीशियम वायु के साथ क्रिया कर रहा है, तो वहां पर हम स्पेशली ऑक्सीजन का ही जिक्र कर रहे होते हैं। तो जब मैग्नीशियम वायु के साथ क्रिया करता है तो कोई भी धातु, हमने थ्योरी में आपको पढ़ाया है, वायु के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। धातु है हमारी मैग्नीशियम, तो ये बना देगी मैग्नीशियम ऑक्साइड। इनकी संयोजकता के कारण इनका सूत्र MgO बना, इसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब भी आप समीकरण लिखते हैं तो उन यौगिकों के नाम सूत्रों के नीचे जरूर लिख लें। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसको बैलेंस कर लीजिए। देखिए यहाँ 1 Mg है, यहाँ 1 Mg, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 ऑक्सीजन है, तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए और 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो मैग्नीशियम भी इक्वल हो जाएगा। ये तो हो गई समीकरण। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया था कि मैग्नीशियम को हम साफ क्यों करते हैं, तो मैग्नीशियम रिबन से तात्पर्य यहाँ पर मैग्नीशियम की जो छड़ है उससे लिया गया है। तो मैग्नीशियम को वायु में जलाने से पहले हम उसको साफ कर लेते हैं, रगड़ लेते हैं, ताकि उस पर उपस्थित अशुद्धि पृथक हो जाए और उसके ऊपर उपस्थित कोई अन्य पदार्थ, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत भी हो सकती है जो उसको अक्रिय बना देती है वायु के रेस्पेक्ट में, तो उस रिबन पर उपस्थित अशुद्धियां पृथक हो जाए। इसीलिए मैग्नीशियम को जलाने से पहले उसको रगड़कर शुद्ध कर लिया जाता है, साफ कर लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए, जिसमें सबसे पहले आपका दिया हुआ है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इक्वल टू हाइड्रोजन क्लोराइड। दूसरे क्वेश्चन में आपको समीकरण लिखने के लिए कहा गया है, जिसमें सबसे पहला है आपका हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये दोनों मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड बना देती हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब देखिए यहाँ पर अगर हम सूत्र लिखते हैं तो जब भी प्रतीक लिखे जाते हैं समीकरण में तो वो अणुओं के रूप में लिखे जाते हैं।
हाइड्रोजन का परमाणु प्रतीक होता है H, लेकिन इसका अणु सूत्र होता है H2। इसी प्रकार से क्लोरीन का होता है प्रतीक परमाणु के लिए Cl, लेकिन अणु के लिए Cl2, जबकि हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र होता है HCl। ये मैंने आपको विस्तार पूर्वक थ्योरी में बताए हुए हैं, देख लेना वहां पर। तो जब हम इसको लिखेंगे तो इक्वेशन तो हमारी पूरी हो गई, लेकिन हमें ये बैलेंस भी करनी है। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब हाइड्रोजन हो गए 2, क्लोरीन यहाँ हो गए हमारे 2, यहाँ क्लोरीन भी हमारे 2 हैं। तो इस प्रकार से हमारी ये पहली इक्वेशन तो पूरी। अब दूसरी इक्वेशन को देखते हैं। दूसरी इक्वेशन में है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट एरो मार्क बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। दूसरी इक्वेशन में दिया हुआ है बेरियम क्लोराइड और इसके साथ अभिक्रिया की जाती है एल्यूमिनियम सल्फेट की, जो परस्पर क्रिया करके बना देते हैं। एक तो बनाते हैं बेरियम सल्फेट और एक बना देते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड। इस समीकरण को आपको लिखना है संकेतों के रूप में। तो देखिए, मैं यहाँ पर बेरियम क्लोराइड का सूत्र एक बार लिखकर दिखा रहा हूं, बाकी वो आयनिक यौगिकों का सूत्र जो है उस वीडियो को आप देखेंगे तो आप सही प्रकार से सूत्र लिख सकते हैं। बेरियम का प्रतीक होता है Ba, इसकी संयोजकता होती है 2 पॉजिटिव। क्लोराइड का प्रतीक होता है Cl, संयोजकता होती है -1। जब भी किसी यौगिक का सूत्र लिखेंगे तो उसमें आयनों की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ 2 पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव, तो अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो 2 नेगेटिव हो जाएगा। यानी जब हम बेरियम क्लोराइड का सूत्र लिखते हैं तो वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा BaCl2, क्योंकि हमारा एक बेरियम था, 2 क्लोरीन थे, तो सूत्र बन गया BaCl2 बेरियम क्लोराइड का। इसी प्रकार से एल्यूमिनियम सल्फेट का बन जाता है Al2SO4 थ्राइस। ये एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र है। एल्यूमिनियम Al, सल्फेट होता है SO4, तो सूत्र बन गया Al2SO4 थ्राइस। इसको जब हम लिखते हैं आगे बेरियम सल्फेट BaSO4 और प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड हो जाएगा AlCl3। अब इसको बैलेंस भी हमें करना है। तो देखिए यहाँ एक Ba, SO4 हमारे यहाँ 3 है, 3 SO4 है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद एल्यूमिनियम हमारे 2 हैं, एल्यूमिनियम हमारा 1 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके पश्चात आपके क्लोरीन देखिए 3 है, 3 में जब यहाँ हमारे 2 हैं और यहाँ 3 दूनी 6 हो गए, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए अब इक्वेशन को देख लीजिए, बेरियम 3, बेरियम हमारे 3, क्लोराइड 3 दूनी 6, क्लोराइड 3 दूनी 6, एल्यूमिनियम हमारे 2, एल्यूमिनियम हमारे हुए 2 और सल्फेट हो गए पूरा का पूरा सल्फेट हमारा 3, पूरा का पूरा सल्फेट हमारा 3 है। तो इस प्रकार से ये हमारी सेकंड इक्वेशन भी कंप्लीट। अब तीसरी इक्वेशन क्या है? तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है पार्ट में कि सोडियम प्लस जल एरो मार्क सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, यानी जब सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करता है तो वह सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण कर देता है। तीसरी इक्वेशन में आपको दिया हुआ है कि सोडियम जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और प्लस हाइड्रोजन गैस निकाल देता है। इस इक्वेशन को आपको लिखना है। तो सोडियम का प्रतीक लिखेंगे Na, सोडियम का परमाणु प्रतीक भी और अणु प्रतीक भी Na ही होता है, जबकि जल का सूत्र होता है H2O इक्वल टू सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम Na हाइड्रोक्साइड OH। देखिए सूत्र लिखते समय एक बात का ध्यान रखना है, मैंने आपको जब ये सूत्र लिखने की वीडियो प्रस्तुत की थी तब भी बताया था कि Na में N बड़ा A छोटा, हाइड्रोक्साइड का O भी बड़ा H भी बड़ा। तो इस प्रकार से केमिस्ट्री की समीकरण लिखते समय हमें इन छोटे अक्षर और बड़े अक्षर का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं NaOH तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र ये सही है और प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन होता है H2। तो यहाँ इस इक्वेशन को बैलेंस भी करना है। तो इसमें सबसे पहले सोडियम को देखा, Na 1 है, बैलेंस है। उसके बाद हाइड्रोजन को देखिए, 2 हाइड्रोजन है इधर, 1 और 2, 3 हाइड्रोजन उस तरफ है। अब उसके बाद यहाँ अकेला ऑक्सीजन है 1, यहाँ 1 ऑक्सीजन है, तो हमारा सोडियम और ऑक्सीजन तो बैलेंस है।
बाकी बचा हुआ हाइड्रोजन इस तरफ 2 हैं और यहाँ हमारे 3 हाइड्रोजन हैं। अब एक बात और देखिए, अगर हम यहाँ पर कोई चेंज करते हैं तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों परमाणुओं में चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ अगर देखें तो हमारा हाइड्रोजन अकेला है, हाइड्रोजन के ही परमाणु हैं, तो हम इसको चेंज कर लें, ज्यादा बेहतर रहेगा। हमें 2 हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ हमारा 1 आ चुका, आगे बचे हमारे 2, इन 2 को 1 करना है। 1 कैसे करेंगे, अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें, 2 को 2 से डिवाइड करने पर 1 आ जाता है, 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 आ जाएगा, तो ये 1, यानी इसका मतलब अब ये हमारे 1 हाइड्रोजन है। लेकिन जब भी हम समीकरण को बैलेंस करते हैं तो उसमें कभी भी अपोन में नहीं रखते, तो इस 2 की मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में कर दीजिए। 2 की मल्टीप्लाई यहाँ की तो 2Na, इसमें की तो 2H2O इक्वल टू इसमें की तो 2NaOH और प्लस यहां पर तो पहले ही था तो ये हो जाएगा H2। इस प्रकार से आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। देखते हैं एक बार चेक करके, 2 सोडियम, उसके बाद 2 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2 दूनी 4, यहाँ 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन 4। तो इस प्रकार से आप चेक भी कर सकते हैं कि आपकी इक्वेशन बैलेंस हुई है या नहीं हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 में निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। यानी इसमें भी आपको समीकरण ही लिखनी है, जिसमें पहला क्वेश्चन है जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। तो यह आपको एक अभिक्रिया दे दी गई है, इसके बारे में आपको रासायनिक समीकरण लिखनी है और उसमें कुछ संकेतों का भी प्रयोग करना है, जैसे कि विलयन और अवक्षेप आदि के लिए। इन टेस्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि जल में बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के विलयन, बेरियम क्लोराइड BaCl2 और सोडियम सल्फेट Na2SO4 के जलीय विलयन, जब भी जलीय विलयन लिखे जाते हैं तो उनके लिए हम AQ लिख देते हैं। AQ का अर्थ है कि इन पदार्थों के जल में विलयन है, और जब जल में विलयन लिए जाते हैं तो जल अभिक्रिया नहीं करता, इस बात का ध्यान रखना होगा। ये परस्पर क्रिया करके क्या बनाएंगे, तो आप ये भी सीख लें। ये एक प्रकार की आयनिक अभिक्रिया है जो उभय अपघटन अभिक्रिया देगी, यानी इसमें आयन एक्सचेंज हो जाते हैं। बेरियम के साथ तो चला जाएगा SO4, यानी ये बना देगा बेरियम सल्फेट का तो बना देगा अवक्षेप, जो कि क्वेश्चन में भी आपको दिया गया है कि अघुलनशील बेरियम सल्फेट बना देता है, और उसके बाद NaCl बना देगा प्लस NaCl। बैलेंस करने के लिए देखिए यहाँ 2 क्लोरीन है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 क्लोरीन हो गई। सोडियम हमारे 2 हैं, सोडियम हमारे 2 हो गए। तो इस प्रकार से इक्वेशन हमारी बैलेंस भी हो गई। अब इसके बाद ये तो हमारा था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में देखिए क्या दिया हुआ है। सेकंड पार्ट में भी कहा गया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन वो भी जल में आपस में अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। इसमें कहा गया है कि NaOH का जलीय विलयन यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन तो AQ प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड का जलीय विलयन ये भी AQ लिख देंगे। आपस में मिलकर एक अक्षार है एक अम्ल है, ये परस्पर मिलकर लवण और जल बना देंगे। लवण बना देंगे NaCl, और चूंकि जल में है तो इसका विलयन और प्लस H2O बना देते हैं। तो इस प्रकार से ये इक्वेशन पहले ही आपकी बैलेंस है। आप इसमें चेक कर सकते हैं कितने Na हैं, कितने Cl हैं, हाइड्रोजन की संख्या और ऑक्सीजन की संख्या बैलेंस है या नहीं है। क्वेश्चन 4 में कहा गया है कि किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है, तो उस पदार्थ X का नाम और उसका सूत्र बताइए तथा इस X पदार्थ की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। ये 2 खंड हैं आपके, आइए इनको सोल्व करते हैं। घरों में सफेदी करने के लिए स्पेशली हमारे पास 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं। एक को तो कहा जाता है बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना, और दूसरा कहलाता है आपका बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। ये दोनों पदार्थ आपके पास कली करने के लिए, रंग रोगन करने के लिए, सफेदी करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड होता है CaO, जिसको इंग्लिश में क्विक लाइम कहा जाता है।
क्विक लाइम, ये इंग्लिश में कहा जाता है बिना बुझे हुए चूने को, जबकि बुझा हुआ चूना कहलाता है स्लैक्ड लाइम। स्लैक्ड लाइम ये कहा जाता है, और इसका सूत्र होता है CaOH होल ट्वाइस, यानी रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अब इसमें कहा गया है कि हमें एक पदार्थ X प्रयुक्त किया जाता है जो सफेदी करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है घरों में, और उसकी जल के साथ अभिक्रिया भी बतानी है। तो बिना बुझा हुआ चूना ही मुख्यतः सफेदी करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि जब ये बिना बुझा हुआ चूना जल के साथ अभिक्रिया करता है तो CaOH होल ट्वाइस यानी बुझा हुआ चूना बना देता है, और यहाँ पर ऊष्मा की बहुत अधिक मात्रा निकल जाती है। तो इस प्रकार से हमारा जो अज्ञात पदार्थ X है वो X कैल्शियम ऑक्साइड है। रासायनिक नाम क्या है इसका? कैल्शियम ऑक्साइड। सामान्य नाम है बिना बुझा हुआ चूना। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर सकते हैं। अब आगे के बाकी बचे हुए जो टेक्स्ट क्वेश्चन हैं आपके, हम उनको अगली वीडियो में प्रस्तुत कर देंगे। तो इस वीडियो में हमने आपके सामने लगभग आधे टेक्स्ट क्वेश्चन प्रस्तुत कर दिए गए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, लेकिन मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि जब भी आप लोग इक्वेशन लिखने की कोशिश करें तो उसमें हमें यौगिकों के सूत्र याद होने चाहिए, यौगिकों का नाम पता होना चाहिए, और सूत्र लिखने के लिए हमें मुख्यतः उनके संकेत पता होना चाहिए, उनकी संयोजकता पता होनी चाहिए, जिसके लिए आप हमारी वीडियो देख सकते हैं जो पीछे आयनिक यौगिकों कक्षा 9 के लिए मैंने स्पेसिफाई किया है। आप प्लेलिस्ट से उसको आसानी से ढूंढ सकते हैं, तो उसको देखिए और आसानी से इक्वेशन को लिखिए। बाकी बचे हुए क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में प्रस्तुत किए जाएंगे। तो आज की वीडियो के लिए धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।